नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन की घुसपैठ से भड़का ताइवान। चीन और ताइवान के बीच तनातनी बढ़ती दिखाई दे रही है। ताइवान की वायु सेना सीमा में चीन ने 56 फाइटर प्लेन की घुसपैठ की है और अपनी वायु सीमा में चीन के फाइटर प्लेन की घुसपैठ पर ताइवान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। ताइवान की सरकार ने अपनी वायु सीमा में फाइटर प्लेन की घुसपैठ को बीजिंग की गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ हरकत बताया। ताइवान की ने चीन से इस तरह की भड़काऊ हरकत और गैर जिम्मेदाराना कदम उठाना बंद करने की भी अपील की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय से बयान जारी कर दिया गया है कि अपनी वायु सीमा में 56 चीनी विमानों के घुसपैठ करने की जानकारी यहां पर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ओर से यह दावा किया गया है कि 36 लड़ाकू विमान, परमाणु क्षमता से लैस 12 H-6 बम वर्षक के साथ ही 4 अन्य विमान भी इसमें शामिल थे। ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसी रात 4 और लड़ाकू विमान हमारी सीमा में घुसे थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। चीन और ताइवान के बीच तनातनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मंत्रालय ने इसे भड़काऊ हरकत बताया है और इसके साथ ही चीन के फाइटर प्लेन की घुसपैठ पर कड़ी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर जारी की गई है। इसके साथ ही ताइवान की वायु सीमा में चीन के 56 फाइटर प्लेन घुसे हैं। ताइवान ने चीन की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना बताया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके पुष्टि यहां पर कर दी है और इसी तरह चीन के कुल 56 विमानों ने वायु सेना में घुसपैठ की और एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ के ने विमानों की पहचान के बाद उन्हें चेतावनी दी। यानी चीनी नीति को लेकर ताइवान की शीर्ष संस्था मैंडल अफेयर्स काउंसिलिंग ने बीजिंग पर ताइवान के मध्य में शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। प्रवक्ता चिव चुई चेंग ने भी अपना बयान जारी कर कहा कि हम चीन के भड़काऊ कार्रवाई को तुरंत बंद करने की मांग करते हैं और उन्होंने तनाव उत्पन्न करने के लिए चीन को जिम्मेदार बताया है और कहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। और चीन के राष्ट्रपति दिवस से ठीक एक दिन पहले ताइवान सरकार ने चीन के 36 फाइटर विमानों के घुसपैठ करने का यहाँ पर दावा भी किया है। इसके साथ ही इसी मुद्दे पर हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। टीपी त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अमरदीप त्यागी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो टीपी त्यागी जी, सबसे पहले तो आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत यहाँ पर की गई है चीन के द्वारा और ताइवान जिस तरीके से भड़क रहा है, ये किस तरीके से देखा जाए? चीन इस तरीके की हरकत अब ताइवान में घुसपैठ यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। चीन ये काम आज से थोड़ा ही कर रहा है। पिछले 2 सालों में हजारों बार वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर चुका है और जब भी घुसपैठ करते हैं तो ताइवान को अपने एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। यानी कि ताइवान का एक किस्म से हैरेसमेंट होता है और ये जो हैरेसमेंट चल रहा है ये दरअसल में चाइना की एक पुरानी नीति के अनुसार है। एक बार नहीं कई बार, और चाइना के एक अखबार में नहीं कई अखबारों में ये बात दोहराई गई कि हम 2050 तक 5 युद्ध लड़ेंगे। उसमें जो पहला युद्ध है वो ताइवान के साथ होगा जो 2020 से 2025 तक का उन्होंने समय दिया था। हो सकता है कि उनकी इस प्लानिंग के मुताबिक ये चल रहा होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा। कारण उससे 2 है। पहला तो ये, अगर वो अटैक करता है तो जापान और अमेरिका खुल के सामने आ जाएंगे और जिम्मेदारी इस एरिया की इंस्टेबिलिटी की चाइना के ऊपर आ जाएगी। और दूसरा ये कि अगर उसे अटैक करना होता तो वो तब करता जब 1 जुलाई को उसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और तब वो ये कह रहा था कि वन चाइना पॉलिसी को स्थापित करने के लिए और इस सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए हम ताइवान को ले लेंगे, मगर नहीं ले पाया। दूसरा ये कि अब जब नेशनल डे मनाया जा रहा है तो उससे एक दिन पहले उसने अरेस्ट तो किया लेकिन अटैक नहीं किया। तो अटैक हमें नहीं लगता कि अभी होने के कोई चांसेस है। फिर भी चाइना ने जिस तरह से इस एरिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश की है उसके पीछे महज कारण ये है कि वो इस एरिया में
ये साबित करना चाहता है कि मेरा कोई काउंटर बेस नहीं है, इंडिया भी मेरा काउंटर बेस नहीं है, आई एम द सुप्रीम ऑफ दिस एरिया। और इसलिए वो न केवल ताइवान बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, इन सब देशों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिस्पेक्ट करता है और या उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रिस्पेक्ट करता है। इसको रोकने के लिए एक साझा रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमरदीप सर, चीन और ताइवान के बीच जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, चीन का जो असली मुद्दा होता है वो अपने इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करना होता है। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया के साथ किया, अब चाइना के साथ कर, सॉरी ताइवान के साथ करा। इनफैक्ट ताइवानीज रिपब्लिक ऑफ चाइना वो भी चाइना ही है, और इनका जो इस तरह का बहुत सालों का गतिरोध है, और उसमें जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो ताइवान में जाके उन्होंने अपना एस्टेब्लिश किया, और 1949 में इनफैक्ट इनिशियली तो ताइवान को ही रिकॉग्निशन दिया था यूएनओ ने। मेनलैंड चाइना जो है, जो इनके अंडर में है, जो बेसिकली मेनलैंड चाइना, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको कहते हैं, उनका कोई रिकॉग्निशन ही नहीं था यूएनओ में। लेकिन वो भारत के सहयोग से, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से वो यूएनओ का हिस्सा बने, उनको रिकॉग्निशन मिला। लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य है वो है अपने को एक्सपेंड करना। और जैसे उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, कोई नहीं बोला, उन्होंने तिब्बतियन पे इतने अत्याचार किए, उनको मारा, और वो काफी लोग तो भाग के भारत में आके उन्होंने असाइलम लिया हुआ है। अब यही उनका रोल जो है ताइवान में है। ताइवान को वो टाइम टू टाइम, जैसे अभी करण टीपी ने बताया कि वो टाइम टू टाइम, मतलब इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि उसने ताइवान में घुसपैठ की है, ये हमेशा से ये करता रहता है। वो डिस्टर्बेंस करना है उनको, जिससे कि वो लोग इन सब मतलब अपने डिफेंस के चक्कर में या चाइना से बचाव के चक्कर में वो सब इन्वॉल्व रहे, और जो वास्तविक उनकी उन्नति होनी चाहिए वो रुक जाए, जिससे चाइना का जो व्यापार है और चाइना का जो इस व्यापार का जो दबदबा है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि आसपास के देशों को टाइम टू टाइम परेशान करते रहो, जिससे कि वो अपने चाइना के साथ उलझे रहे और अपनी जो उन्नति करनी है वो उन्नति ना हो। लेकिन ये हमेशा से नहीं चलेगा। जैसा अभी ये जो इतने सारे विमानों की एंट्री ताइवान में हुई है, ये सीधे तौर पे मैं कहूँगा कि एक चैलेंज है एक देश को। छोटा सा देश है ताइवान, यदि कोई देश बड़ा मजबूत देश होता, उसकी चाइना की हिम्मत नहीं थी वो इस तरह की घुसपैठ करे। जैसे वो भारत की तरफ यदि इस तरह की एक्शन करता है, तो अभी तक तो सारी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल करके उसके 2-4 जहाजों को गिरा देना था। तो ये चाइना देखता है कि ये कमजोर सा देश है, इस पर कुछ भी एक्टिविटी करो, अपना एक रुतबा जो है वहां पे बना के रखो। तो बेसिकली चाइना का उद्देश्य जो है वो डिस्टर्ब करना है, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वरना चाइना चाहे तो ताइवान पर यदि अटैक करता है वो, तो इसमें मतलब वो कब्जा भी कर सकता है। यदि सारे देश जैसे तिब्बत पे कब्जा कर दिया, सारे दुनिया चुप बैठी रही, कल को यदि सारी दुनिया ताइवान पे भी चुप बैठी रहेगी तो उसके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन इस वक्त सारी दुनिया को शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि चाइना में पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है और यहाँ की शांति को वो भंग करना चाहता है। तो इसलिए इसका कॉग्निसेंस खाली ताइवान ने नहीं, बाकी इस क्षेत्र के जितने भी देश हैं उन सबको लेना चाहिए। जो यूएनओ है, यूएनओ को लेना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट उसका मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। इसकी मेंबरशिप खत्म करनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एक जिम्मेदार देश होते हुए आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। आप कमजोर देशों को, जो आपसे कमजोर हैं, छोटे हैं, उनके ऊपर अपनी इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो पूरी विश्व की बरादरी को इसका कॉग्निसेंस लेना चाहिए और चाइना के खिलाफ एक्शन करना चाहिए। बिल्कुल अमरदीप जी, लेकिन जिस तरीके से कहा कि इतना मजबूत देश ताइवान नहीं है, तो चीन ने जिस तरीके की हरकत यहाँ पर करी है, क्योंकि 56 फाइटर प्लेन किसी देश में इस तरीके से ले जाना और फिर उस देश की स्थिति कैसी रहेगी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ताइवान की अभी फिलहाल की स्थिति कैसी है, उसका रक्षा के लिए वो किस तरीके से सतर्क है, क्या उसकी रणनीति होती है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानना चाहे तो ताइवान किस तरीके का देश है?
देखिए, ताइवान एक छोटा देश है, हालांकि देखो हर देश अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन के लिए पूरा व्यवस्था करता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू चाइना, ताइवान स्टैंड्स नोवेयर। हाँ, उसके साथ दूसरे देश यदि खड़े होते हैं, अपना रशिया खड़ा होता है या अमेरिका खड़ा होता है या भारत खड़ा होता है, फिर चाइना के लिए समस्या हो जाती है। लेकिन सबको आवाज तो उठानी चाहिए, आवाज कोई नहीं उठा रहा। ठीक है, चाइना ने ताइवान पे अपने फाइटर भेज दिए तो भेज दिए, सब लोग शांत बैठे, इसकी चिंता ताइवान करे। ताइवान क्या करेगा? ताइवान विरोध जता सकता है। यदि उसने ऐसे ही खाली वर्बली विरोध जताने से है तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो एक काम करना था कि चाइनीज ने जब उनका एयर वायलेशन किया था तो दे शुड हैव शॉट डाउन फ्यू एयरक्राफ्ट ऑफ चाइना, बट उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उसको मालूम है कि पता नहीं कौन लोग मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, विश्व की बिरादरी की सबसे बड़ी समस्या है। सब अपने अपने इंटरेस्ट को लेके बैठे हुए हैं। यदि किसी का इंटरेस्ट ताइवान के साथ होगा तो ताइवान के साथ खड़े होंगे, ताइवान के साथ उन्हें कुछ शायद नजर नहीं आ रहा है, यह सब अपने अपने इंटरेस्ट में उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए ताइवान चाइना का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता। इतना छोटा सा देश है, उसके पास जितने भी संसाधन होंगे उसकी लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन में वो क्या करेगा? 56 जहाज एक साथ घुसा दिए तो क्या करेगा ताइवान? बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? सवाल मेरा भी आपसे यही है कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि अभी ताइवान के सामने निकल कर आई है कि छोटा सा देश है और 56 फाइटर प्लेन घुसा दिए गए हैं, तो ताइवान क्या कर सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जो हरकत यहाँ पर हुई है उस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, आपका ये सवाल जो है इसको दोबारा से फ्रेम कीजिए। छोटा सा देश है, क्या इजराइल बहुत बड़ा देश है? लेकिन इजराइल ने करके दिखाया ना। अब यही ताइवान के बारे में कहना चाहता हूँ। एक तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट है आयरन लेडी, और दूसरी बात ये कि ताइवान की फौज हालांकि कुल मिला के 2 लाख भी शायद नहीं होगी, जबकि चाइना की 17 लाख। लेकिन ताइवान को केवल एक फ्रंट पे लड़ना है और चाइना के लिए 15 फ्रंट है। तो ये कहना कि उसकी 17 लाख है, बहुत बड़ी फौज है, ये मायने नहीं रखता। दूसरी बात, ज्योग्राफी तो कहती है कि ताइवान का जो तट है उस तट में शैलो की नहीं, डीप की है, बहुत डीप की है। लिहाजा किसी भी तरह का ऐसा है कि आप पानी से आओ और पानी के जहाज से उतर के आप ताइवान में अटैक करो, ये बड़ा मुश्किल होगा चाइना के लिए। तीसरी बात, ताइवान को अमेरिका ने F-16 और अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ मिसाइल उपलब्ध कराई, और ताइवान से चूंकि चीन का डिस्टेंस बहुत कम है, लिहाजा ताइवान उन मिसाइल का बहुत जल्दी उनका डिप्लॉयमेंट चाइना के मुकाबले जल्दी कर सकता है। एक बात और कि चाइना में ताइवान में करीब 10 लाख रिजर्विस्ट फोर्स है। वो जो रिजर्विस्ट फोर्स है उनको आज से 1-1.5 साल पहले ही तैयार रहने के लिए कह दिया गया है और उनको हथियार मुहैया करा दिए गए हैं। अब यदि के रिजर्विस्ट फोर्स और एक्सपर्ट फोर्स को मिलाया जाए तो ये 10 लाख प्लस हो जाते हैं। तो इसको लैंड के थ्रू भी कब्जा करना मुश्किल है। नेवी के थ्रू अगर चाइना का कब्जा कर सकता होता तो कब कर लिया होता, जब शेष वहां से भाग के ताइवान में गए थे, तब भी नहीं कर पाए। और आज उनकी नेवी जब इतनी स्ट्रॉन्ग है, नहीं कर पाए, क्योंकि ये नेवल और लैंड के थ्रू तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सवाल उठता है एयर का। अब एयर के मामले में अब तो 56 एयरक्राफ्ट आए हैं, जिसमें 12 F-6 बॉम्बर थे जो जलाने वाले हैं। उसके पहले 36 आए थे, उसके पहले जाने कितने बार आए। लेकिन अगर एयर की तरफ से कोई एक भी अटैक होता है उनके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में, तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका और जापान का उसमें तुरंत पहुंचना करीब करीब निश्चित है। और फिर पूरी दुनिया में एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर किसी को पूछते भी या किसी के ऊपर फेल लगाएगी तो वो चाइना होगा। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, जैसे मैंने समझाया कि लैंड में आप फौज के हिसाब से ले लो या पानी में आप नेवल शिप के हिसाब से ले लो। इट इज नॉट ए बैड ऑफ रोजिंग फॉर चाइना कि आप ताइवान के ऊपर ले लो। और अब एक लास्ट बात, कैंसर में चाइना के अंदर एक 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। आज स्थिति ये हो गई कि उस बच्चे को परवरिश
में चाइना की फैमिली अपनी तनख्वाह का 75% खर्च कर देती है। इन बच्चों को फौज में 3-4 साल के लिए लगाया जाता है, तो वो किसी पैट्रियोटिक स्पिरिट से आके फौज में काम नहीं करते, बल्कि वो अपने 3-4 साल का टाइम गुजारने के लिए वहाँ पर रहते हैं। जबकि ताइवान के अंदर जो सोल्जर है उसे बताया गया है कि तुम्हारी लड़ाई अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने की लड़ाई है, और चाइना के लिए ये कब्जे की लड़ाई है। अब जब स्वतंत्रता को कायम रखने की लड़ाई और कब्जे की लड़ाई आमने सामने आते हैं, तो हौसला उसका ज्यादा होता है जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, आजादी को कायम रखने के लिए लड़ रहा है। लिहाजा ताइवान का हौसला आप ऐसा ही समझिए जैसा इजराइल का हौसला है। बेशक उनके पास हथियार कम हो, तो आप इसे छोटा देश करके न माने। और इसमें हिंदुस्तान में भी अभी हमारे भाई और दोस्त अहमद किसने बताया कि भाई अब तो हमने पहले तो हम डरते थे, पहले हम दलाई लामा के बारे में बहुत ज्यादा उनके मिलने में डरते थे, लेकिन अब तो खुल के उनके जन्मदिन के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी, उनसे मिलते हैं। अमेरिका में भी उनके बारे में बातचीत की गई। तो अब चीन के खिलाफ तिब्बत के इशू पर भी लोग खड़े हो गए हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि चीन को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कुल मिला के ये एक हरेसमेंट की एक्सरसाइज है, और ये हरेसमेंट भी बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए अब आवश्यकता है कि क्वेट और औसत ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और चाइना के ऊपर इस बारे में किसी न किसी तरह का एक नतीज करें। बिल्कुल अमरदीप सर, अगर ये देखा जाए कि चीन ने जिस तरीके की ये जो हरकत की है, इससे ताइवान भड़का हुआ तो नजर आ रहा है, और कोई भी देश होगा उसकी जगह तो बिल्कुल भड़केगा, क्योंकि किसी की भी वायु सीमा में इस तरीके से घुस जाना 50-56 प्लेन लेकर, तो कोई भी जो देश है उसका भड़कना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन उन्होंने इसको गैर जिम्मेदाराना भी बताया है, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, गैर जिम्मेदार तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ताइवान ने एक्शन भी तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल अभी जैसे कल टीपी ने बताया कि इजराइल भी उतना ही छोटा देश है और उनकी कंडीशन और सारे कुछ मिलती जुलती हैं, इस तरह बिल्कुल करना चाहिए। बट कंपेयर एवरी कंट्री विद इजराइल। आप ये देखिए कि तिब्बत इजराइल से तो बड़ा ही है, और तिब्बत के लोग पिछले 61 साल से भारत में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं किया उन्होंने। लेकिन आप ये देखिए कि 62 में भारत इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा एक्शन ले सकते थे। 62 में हमने चाइना के खिलाफ अपनी एयरक्राफ्ट यूज नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप मिलिटरीली पावरफुल हो सकते हैं, आपके पास इक्विपमेंट हो सकता है, तो फाइटिंग वाली जो विल है वो तो कहीं से लानी पड़ेगी, तो उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है, आपके जो पीछे जो बैकहेंड में जो दूसरे देशों की सपोर्ट होती है, क्योंकि चाइना आज की डेट में इतना पावरफुल हो चुका है कि उसको अकेले ताइवान जैसा देश जो है ठीक है छोटे मोटे झटके दे सकता है, लेकिन यदि ताइवान जो है अकेले लड़ना चाहे चाइना से, इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो उसके लिए जैसे अभी पूरे विश्व की बिरादरी कहीं कहीं हिस्सा होने की कोशिश कर रही है और चाइना को घेरने का प्रयास कर रही है, और उस सबको इकट्ठा होके चाइना पे प्रेशर बनाना चाहिए कि वाई ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ इररिस्पांसिबल बिहेवियर। जैसे मैंने पहले कहा, यूएन को कहना चाहिए कि यू बीइंग द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाई यू आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन दिस एरिया। क्या आप एक सिक्योरिटी काउंसिल के यूएनओ के इसमें एक जिम्मेदार देश होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है वहां पे शांति बनाए रखने की, ना कि शांति भंग करने की। तो इसको इस तरह से इस पर प्रेशर बनाने की आवश्यकता है, वरना तो चैन तो उसको कोई डर ही नहीं है किसी तरह का भी। और इसीलिए नए नए ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं चाइना पे प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो चाइना के प्रेशर में काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा जब कोविड-19 के लेके चाइना को घेरने का प्रयास था, WHO ने रिपोर्ट दे दिया कि चाइना का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया के देश जानते हैं कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहने का तात्पर्य है कि सब देशों को इस तरह प्रेशर बनाना चाहिए चाइना पे। इसमें खाली मिलिट्री प्रेशर ही नहीं है, इकोनॉमिक प्रेशर की भी आवश्यकता है। उसके पीछे जो उसके जो व्यापारिक रिलेशनशिप है उनकी भी आवश्यकता है। जैसे अभी
भारत ने एक एक्शन लिया है कि श्रीलंका में एक पोर्ट बनाने का जो हमको मौका मिला है, अडानी ग्रुप जो है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो चाइना तो ये पूरा लिंक बना के सारे जगह अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, अपने मिलिट्री बेसेस बना रहा है, तो चारों तरफ से सब देशों को घेरना चाहता है और हिंद महासागर में बहुत अच्छे से अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो ये बाकी सारे देशों की जिम्मेदारी बनती है कि चाइना को किसी भी तरह रोका जाए। इसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इग्नोर करके सबके कॉमन इंटरेस्ट को लेके इसको घेरने की आवश्यकता है। बिल्कुल अमरदीप जी, जिस तरीके से वाकई में आपने कहा कि घेरने की आवश्यकता तो है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान में जिस तरीके से वो अपनी रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है, ये जग जाहिर है पूरी दुनिया ऐसे देख रही है कि चीन सिर्फ अपना हित जो है वो साधता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इसके लिए किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बहुत सारी बैठकें यहाँ पर हो चुकी है, क्वाड का गठन और उस पर भी इसकी चर्चा हो चुकी है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन उसके बाद में भी चीनी लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है, चाइना को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो एक बड़ा एक्शन क्या लिया जा सकता है इसके पीछे? क्योंकि विश्व बिरादरी साइलेंट बैठी है, कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। यूएनओ क्यों बैठा है साइलेंट? भाई यूएनओ जो एक्सपेल करते हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल से, उनको एक्सपेल करे ना, भारत को दे वहां पे सीट जो भारत को डिजर्व करता था। भारत पहले भी भारत को ऑफर हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स थी या आई डोंट नो अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस थी, हमने चाइना को सपोर्ट किया। चाइना तो यूएनओ का मेंबर भी नहीं था, हमने उसको बना दिया, उसको वहां से एक्सपेल कराइए ना। तो ये सारे देशों को मिलकर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान को आवाज उठानी पड़ेगी, बाकी वो दूसरे देशों को आवाज उठानी पड़ेगी। व्हाई पीपल आर सेइंग व्हाई ओनली ताइवान शुड शाउट की उसने 56 जहाज अंदर घुसा दिए। ये तो पूरे विश्व की बिरादरी को उठाना चाहिए कि भाई तुमने कैसे किसी एक देश में 56 जहाज लेके कैसे घुस सकते हैं आप? बिल्कुल, हाउ कैन यू बी सो रिस्पॉन्सिबल? तो ये तो सबको उठाना पड़ेगा। यदि सब साइलेंट बैठे रहेंगे तो वो तो करता रहेगा, उसको क्या है, उसने तो कल को ताइवान पे कब्जा भी कर सकता है। बिल्कुल, ताइवान पे भी क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। टीपी त्यागी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरीके, मैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ अमरदीप जी की बात से कि जिस तरीके से यूएनएससी की काउंसिल में यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसके बाद में भी चीन के लिए कोई क्यों बोलने को तैयार नहीं है, और बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर कोई क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? सारे सबूत जब साथ में है, चीन क्या कर रहा है, आंखों देखी चीन यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान, और अब ताइवान का ही मुद्दा सामने आ गया है। ये अमरजीत जी ठीक कह रहे हैं कि सबको साथ आना चाहिए, पर मुझे एक बात बता, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो एक नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। अगर उसके अंदर कुछ ताकत होती तो क्या वो चीन और फिलीपींस के झगड़े में, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कह दिया था कि जो फिलीपींस की बात है वो सही है और जो चीन की बात है गलत है, लेकिन चीन ने कहा नो, वी डू नॉट एग्री विद इट, इट इज नॉट एग्री। जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ तो कितने दिनों तक लोग मरते रहे, लेकिन यूएनओ ने क्यों नहीं की? जब अफगानिस्तान का सीरहरण हुआ तो भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन चुप रहा। हमने एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई है, पूरी दुनिया के देशों ने उसमें अपने सैनिकों को भेजा है। कभी कभी तो ये लगता है कि क्या वो पीस कीपिंग फोर्स केवल ड्राइंग रूम में बैठाने के लिए, लेकिन यूएनओ ने नहीं किया। अब नहीं किया तो अब हमें आना चाहिए। अमरजीत जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए? पहला सवाल ये है, पहला पॉइंट प्रस्ताव ये है कि 26 जून 1945 को जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर लिखा गया था, उस समय भारत के प्रतिनिधि थे डॉक्टर रामाचंद्रन मुरलियार। रामाचंद्रन मुरलियार ने ये साइन किया करने से पहले ये शर्त लगाई थी कि जो ये विटो पावर है इसकी समीक्षा 10 साल में हो जानी चाहिए, मगर वो 10 साल में समीक्षा नहीं हुई। लिखा हुआ है कि यहाँ समीक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इसका मतलब टेक्निकली द विटो पावर खत्म हो गई थी 10 साल बाद, यानी कि 1955 में। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां जो है, बिल्कुल, क्योंकि भारत के प्रतिनिधि ने ये आवाज उठाई थी, लिहाजा अब भारत को ये कहना चाहिए कि ये विटो पावर 1955 में खत्म होनी चाहिए थी या इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हुई, कम से कम अब करें जाए, क्योंकि ये प्रस्ताव तो दिख रहा है। बिल्कुल, एक प्रस्ताव ये आवाज उठेगी तो फिर और जो जनरल असेंबली के देखेंगे वो भी इस विटो पावर
लिए परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी देश ने अपने मीटो पावर के जरिए उन्हें नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा वो खुल के भारत के साथ आएंगे। अब ये प्रस्ताव है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल टीपी त्यागी जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। और अमरदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में, जिस तरीके से आपने पूरी चीजों को बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसे समझाया है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं चीन और ताइवान के बीच तनातनी जो बढ़ती दिखाई दे रही है। ताइवान की वायु सीमा में चीन ने 56 फाइटर प्लेन ने घुसपैठ कर दी है। अपनी वायु सीमा में चीन के फाइटर प्लेन की घुसपैठ पर ताइवान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ताइवान सरकार कड़ी निंदा यहां पर कर रही है। ताइवान का जो रक्षा मंत्रालय है वो भी कई जो बयान है वो जारी कर रहा है, लेकिन ताइवान ने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, किस तरीके से उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर रख रखी है, इस पर बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। फिलहाल के इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।